आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। और इस वक्त की तमाम बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं, जिसमें एक बड़ी खबर यह भी है कि री इन्वेस्ट 2024 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है, और जिसमें देश में नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर क्या परिदृश्य है, आने वाले भविष्य में क्या हमारे लक्ष्य हैं, क्या महत्वपूर्ण पॉलिसी डिसीजंस हैं जो सरकार ले रही है तैयारी, ये पूरी तस्वीर आज प्रधानमंत्री ने सबके सामने रखी। करेंगे इस पर चर्चा भी, लेकिन आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की खबरों के साथ, हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में चौथे ग्लोबल री इन्वेस्ट 2024 का किया उद्घाटन। दोहराई ग्रीन फ्यूचर और नेट जीरो के लिए भारत की प्रतिबद्धता। कहा पेरिस समझौते को समय सीमा से 9 साल पहले हासिल करने वाला भारत G20 में पहला देश। कहा भारत दुनिया को सौर ऊर्जा को लेकर कर रहा है प्रभावित। प्रधानमंत्री आज गुजरात में 8,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। राज्य को मिलेगी ऊर्जा, सड़क और आवास सहित अन्य क्षेत्रों से जुड़ी परियोजनाओं की सौगात। देश को आज मिलेगी पहले वंदे मेट्रो ट्रेन का भी तोहफा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज शाम थम जाएगा प्रचार। आखिरी दिन भाजपा की ओर से प्रचार के लिए अमित शाह झोंक रहे हैं पूरी ताकत। चिनाब घाटी में 3 रैलियों को करेंगे संबोधित। हरियाणा में नाम वापस लेने का आज अंतिम दिन। भाजपा नेता डॉक्टर CN अश्वंत नारायण के नेतृत्व में कर्नाटक के मांड्या पहुंची भाजपा फैक्ट फाइंडिंग टीम। नागमंगला में गणेश जुलूस पर हुए पथराव की करेगी जांच। भाजपा नेता ने कहा कानून व्यवस्था बनाए रखने में राज्य सरकार नाकाम। सांप्रदायिक आधार पर समाज को बांटने का षड्यंत्र। यूपी के 20 जिलों में बाढ़ का कहर जारी। भारी बारिश के कारण शारदा, घाघरा समेत कई नदियां उफान पर। मौसम विभाग ने जारी किया बिहार, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के लिए तेज बारिश का पूर्वानुमान। और खेलों में हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में गत विजेता भारत का सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से सामना आज। दिन के पहले सेमीफाइनल में मेजबान चीन का पाकिस्तान से होगा मुकाबला। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में ग्लोबल री इन्वेस्ट 2024 का उद्घाटन किया और इस सम्मेलन में दुनिया भर के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, हाइड्रोजन ऊर्जा के संसाधनों को विकसित करने और निवेश को प्रोत्साहित करने की दिशा में यह सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया के 4 देश जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और नॉर्वे भागीदार देश के रूप में हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोत के बढ़ते उपयोग और उस पर आधारित एक प्रदर्शनी भी देखी। जलवायु परिवर्तन की चुनौती को देखते हुए भारत दुनिया को सौर ऊर्जा को लेकर प्रभावित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रकृति की रक्षा भारत के संस्कारों में है। हमारे लिए ग्रीन फ्यूचर, नेट जीरो ये कोई फैंसी वर्ड्स नहीं है। ये भारत की जरूरत है, ये भारत का कमिटमेंट है, भारत की हर राज्य सरकार का कमिटमेंट है। एक डेवलपिंग इकोनॉमी के नाते हमारे पास भी इन कमिटमेंट से बाहर रहने का जायज बहाना था। हम दुनिया को कह सकते थे कि विश्व को तबाह करने में हमारी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन हमने ऐसा कर हाथ ऊपर नहीं किए। हम मानव जात के उज्जवल भविष्य की चिंता करने वाले लोग थे, और इसलिए हमने दुनिया को राह दिखे उस प्रकार से जिम्मेवारी के साथ अनगिनत कदम उठाए हैं। और प्रधानमंत्री ने सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना भी देश को समर्पित की, और इस योजना के तहत 1 करोड़ घरों की छत पर सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के तहत 75,000 रुपए की सब्सिडी भी दी जा रही है। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत ने अपने प्रयासों की ही बदौलत पेरिस समझौते के लक्ष्यों को 9 साल पहले हासिल कर लिया।
सोलर पावर, विंड पावर, न्यूक्लियर और हाइड्रो पावर के दम पर अपने फ्यूचर को बिल्ड करने का फैसला लिया है। फ्रेंड्स, भारत G20 में पहला ऐसा देश है जिसने पेरिस में तय क्लाइमेट कमिटमेंट्स को डेडलाइन से 9 साल पहले अचीव कर लिया, 9 साल पहले पूरा कर दिया। और G20 देशों के समूह में हम अकेले हैं जिसने करके दिखाया है। जो डेवलप नेशन नहीं कर पाए, वो एक डेवलपिंग नेशन ने दुनिया को करके दिखाया है। और भगवान राम की नगरी अयोध्या को प्रधानमंत्री ने सोलर सिटी बनाए जाने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और जल्द ही सूर्यवंशी प्रभु श्री राम की नगरी सोलर सिटी बन जाएगी। अयोध्या नगरी भगवान राम की जन्मस्थली है और भगवान राम तो सूर्यवंशी थे। और मैं अभी जब प्रदर्शनी देख रहा था तो वहां उत्तर प्रदेश का स्टॉल देखा, क्योंकि मैं काशी का सांसद हूं, उत्तर प्रदेश वाला भी बन गया हूं, तो मैं स्वाभाविक है मैं उत्तर प्रदेश का स्टॉल देखने गया। और मेरी जो इच्छा थी, आज मुझे रिपोर्ट कर रहे थे कि वो मेरी इच्छा उन्होंने पूरी कर दी है। भगवान राम का भव्य मंदिर तो बना है, लेकिन मैं दुनिया को बताना चाहता हूं, अब उस अयोध्या जो सूर्यवंशी भगवान राम की जन्मभूमि है, वो पूरा अयोध्या मॉडल सोलर सिटी बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। करीब करीब काम पूरा होने आया है। हमारा प्रयास है कि अयोध्या का हर घर, हर कार्यालय, हर सेवा सौर शक्ति से चले, सोलर एनर्जी से चले। और साथ ही प्रधानमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार का तीसरा कार्यकाल 140 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं को तेज गति से पूरा करने और 2047 में विकसित भारत के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए ही समर्पित है। और यही वजह है कि पहले 100 दिन में सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। बीते 100 दिनों में भारत में 12 नए इंडस्ट्रियल सिटीज बनाने का फैसला किया गया है। बीते 100 दिनों में 8 हाई स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए गए हैं। बीते 100 दिनों में 15 से ज्यादा नई मेड इन इंडिया सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन लॉन्च की गई है। हमने रिसर्च को प्रमोट करने के लिए भी 1 ट्रिलियन रुपीस का रिसर्च फंड बनाया है। हमने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भी अनेक इनिशिएटिव्स अनाउंस किए हैं। हमारा लक्ष्य हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने का है और ये भविष्य इसी से जुड़ा रहने वाला है। इसके लिए बायो E3 पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई है। साथियों, बीते 100 डेज में ग्रीन एनर्जी के लिए भी कई बड़े फैसले लिए गए हैं। हमें ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम की शुरुआत की गई है। इस पर हम 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने जाते हैं। भारत आने वाले समय में 31,000 मेगावाट हाइड्रो पावर जनरेट करने के लिए भी काम कर रहा है। तो जाहिर है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर प्रतिबद्ध है और इसी संदर्भ में केंद्र सरकार भी काम कर रही है और इसीलिए री इन्वेस्ट 2024 भी महत्वपूर्ण है। क्या है उद्देश्य हमारे इस री इन्वेस्ट 2024 कॉन्फ्रेंस को लेकर, तो ये भी आपके सामने रखना चाहेंगे कि 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म नॉन फ्यूसिल
फ्यूल की क्षमता को स्थापित करना। अभी 200 गीगावाट, जिसको बढ़ा के 500 गीगावाट 2030 तक, 30 लाख करोड़ रुपए के निवेश की इसके लिए जरूरत भी पड़ेगी। और प्रधानमंत्री ने जो आज नारा दिया वो यही कि ग्लोबल इनोवेशंस के लिए, वैश्विक अनुप्रयोग के लिए भारतीय समाधान, इंडियन सॉल्यूशंस जरूरी हैं। लेकिन साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा ही क्यों भारत कह रहा है, वो इस वजह से भी कि अगर हमें 2047 तक विकसित भारत बनना है तो उसके लिए हमारी ऊर्जा जरूरतें, जाहिर है कि जिस तेज रफ्तार से हम विकास कर रहे हैं और जिस रफ्तार को आगे बढ़ाएंगे तो हमारी ऊर्जा जरूरतें भी बढ़ेंगी। लेकिन वो तभी संभव हो पाएगा अगर हम ईंधन पर, जो जीवाश्म ईंधन पर खर्च है, उसे कम कर सके। और इसीलिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी, जल विद्युत ऊर्जा, इन सब पर भारत जोर दे रहा है और ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा के तहत आते हैं। और इसीलिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी हैं हमारे, जिनको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य प्रधानमंत्री पहले ही रख चुके हैं, लेकिन उससे हटकर 2030 तक भारतीय रेल को, जो दुनिया का इतना बड़ा नेटवर्क है हमारे पास, भारतीय रेल को भी नेट जीरो करने का लक्ष्य, वो भी मात्र 2030 तक। 2025 तक कि हम ईंधन में 20% इथेनॉल के मिश्रण को भी हम पहले से ही इस लक्ष्य पर काम करना शुरू भी कर चुके हैं। ये कुछ लक्ष्य हैं जो आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन इन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के साथ लक्ष्य और भी जुड़ते हैं, क्योंकि मुढेरा, हम जानते हैं कि हमारे देश का पहला ऐसा गांव है जो नेट जीरो है, गुजरात का। लेकिन इसी की तर्ज पर और भी नेट जीरो गांव बना रहे हैं अब हम, और साथ ही अयोध्या को भी हम देश की नेट जीरो सिटी बना रहे हैं। तो ये कुछ लक्ष्य हैं, महत्वाकांक्षी लक्ष्य, जो आने वाले वक्त में हम जिनकी ओर कदम बढ़ाते नजर आएंगे। लेकिन साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा है कि सौर क्रांति का आधार बन रही है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। और वो इस वजह से कि अभी ही हम देख रहे हैं कि 1,30,00,000 परिवारों ने अपना पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, जिनमें से 3.25 लाख में तो काम भी शुरू हो चुका है। इन तथ्यों को भी प्रधानमंत्री ने आज सामने रखा, सबके साथ साझा किया कि कैसे इसको हम जन भागीदारी बना रहे हैं, यानी सौर क्रांति जन भागीदारी के माध्यम से संभव हो पाएगी। और इस योजना के बहुत फायदे भी हैं, जैसे मुफ्त बिजली तो परिवारों को मिल ही रही है, लेकिन साथ ही साथ जो अतिरिक्त बिजली है उसको बेचकर वो कमाई का साधन भी इससे बना रहे हैं। लेकिन अपने परिवार की आमदनी बढ़ाने के साथ साथ वे हरित रोजगार सृजन की ओर भी ये योजना काम कर रही है, जिसमें अनुमान यही है कि 20 लाख हरित रोजगार इससे सृजित होंगे। और ये भी महत्वपूर्ण है कि हरित रोजगार की दिशा में भी देश कदम बढ़ाता नजर आए। लेकिन साथ ही 3 लाख ऐसे युवा होंगे जिन्हें स्किल किया जाएगा ताकि वो इस काम में आगे बढ़ सकें। लेकिन और फायदे पर्यावरण के दृष्टि से भी हैं कि पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो कार्बन उत्सर्जन में जहां एक और कमी आएगी, तो इसका भी उदाहरण प्रधानमंत्री ने सामने रखा कि प्रति 3 किलोवाट जो सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है उससे 50 से 60 टन कार्बन उत्सर्जन, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आती है। और ये पर्यावरण के लिहाज से हम कह सकते हैं जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है उसको भी मजबूत करती है। तो एक योजना, लेकिन बहुत सारे। लेकिन पीएम ने इस बात को भी सामने रखा कि पहले 100 दिन में, अभी हमने पीएम की बात भी सुनी कि कैसे पहले 100 दिन में ही सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं जो हमारी इसी सोच को आगे बल देते हैं। 12 नए औद्योगिक शहर बनाने की बात हो, 8 हाई स्पीड कॉरिडोर्स की बात हो, 15 से अधिक वंदे भारत ट्रेनें शुरू की गई हैं। ये कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जिन पर चुनावों से पहले ही काम शुरू कर दिया गया था सरकार के द्वारा, और इसीलिए 100 दिन के अंदर अंदर ये डिसीजंस ले भी लिए गए। 1 ट्रिलियन रुपए का रिसर्च फंड हम जानते हैं कि आवंटित किया जा चुका है। बायो E3 नीति स्वीकृत की गई है ताकि बायोफ्यूल्स को भी हम डेवलप कर सके और अपने विकास की धारा के साथ जोड़ सके। ऑफशोर पवन ऊर्जा के लिए भी वायबिलिटी गैप फंड की योजना, जिसमें 7,000 करोड़ दिया गया। 31 किलो मेगावाट जल विद्युत सृजन के लिए भी 12,000 करोड़ का आवंटन किया गया। ये तमाम वो निर्णय हैं जो पहले 100 दिन में लिए गए हैं, जो ये दिखाते हैं कि सरकार प्रतिबद्ध है नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन साथ ही निर्णयों की बात करें तो क्षमता की बात अगर हम करते हैं तो क्षमता के स्तर पर भारत विश्व स्तर पर 4थे स्थान पर आता है। और अगर हम ऑटोमेटिक रूट से बात करें तो FDI के लिए 100% निवेश की मंजूरी भी दे चुके हैं। जैसे हमने पहले ही कहा कि इस क्षेत्र में हमें निवेश की बहुत ज़रूरत है, और इस दिशा में न केवल री इन्वेस्ट 2024 बल्कि सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी। ऊर्जा खरीद के लिए ISTS शुल्क में छूट, हरित ऊर्जा गलियारा, ये तमाम वो निर्णय हैं जो सरकार के द्वारा पहले ही लिए जा चुके हैं। तभी ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स भी इसके साथ जुड़ रहे हैं, ज़्यादा ज़्यादा कंपनियां भी इसमें आएँ और निवेश करें, इसका आह्वान भी प्रधानमंत्री ने आज किया। लेकिन साथ ही अब तटीय पवन परियोजनाओं के लिए भी वायबिलिटी गैप फंडिंग दी गई है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता, ये मात्र कुछ बिंदु हैं, लेकिन ये बहुत लंबी फहरिस्त है सरकार के द्वारा जो निर्णय पॉलिसी लेवल पर लिए गए हैं, जिनकी वजह से नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में हम अपने विनिर्माण क्षमता और इस नवीकरणीय ऊर्जा के अलग अलग पहलुओं को आगे बढ़ाने में हम बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं।
तो ये नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर एक बड़ी तस्वीर जो मैं आपके सामने रखी, और जब री इन्वेस्ट 2024 की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज इन्हीं तमाम बिंदुओं को सामने रखा। और इसी पर चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं ललित बोहरा जी, जो संयुक्त सचिव हैं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में। ललित बोहरा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो पीएम ने सामने रखी हैं। जो पॉलिसी डिसीजंस अभी तक लिए जा चुके हैं ललित जी, कहां तक वो री इन्वेस्ट 2024 से हम जो हासिल करना चाहते हैं उसको हासिल करने में मदद करते नजर आएंगे? देखिए, भारत का जो रिन्यूएबल जर्नी है, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, ये एक विश्व के लिए अनुसरण का एक एग्जाम्पल है। हम लोगों ने है पिछले 10 साल में जिस गति से हमारे यहाँ पे सोलर एनर्जी का एक्सपेंशन किया है, वो एक विश्व में सबको चकित करने वाला है। और इन सबके लिए सरकार की जो पॉलिसीज है, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जैसा कि आप बता रहे हैं, हमने 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया है। हमारे यहाँ पे ग्रिड स्केल पे बड़े बड़े सोलर प्लांट्स आ रहे हैं। विश्व के सबसे बड़े बड़े सोलर प्लांट हैं, जैसे कि हमने पावागढ़ से शुरुआत की, उसके बाद में हम लोग है बादला बनाए, और अभी हम है खावड़ा बना रहे हैं। ये बड़े बड़े हैं जो प्लांट हमारे, वो हमारे चल रहे हैं। हम लोगों ने है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स बनाए हैं, बिकॉज ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स है वो हमको हेल्प करते हैं इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम डेवलप करने के लिए, क्योंकि जितना भी रिन्यूएबल है उनमें ट्रांसमिशन इमीडिएटली अवेलेबल होना चाहिए ताकि पावर इवैक्यूएशन हो पाए। उसके अलावा हम लोग है जो हमने ट्रांसपेरेंट बिडिंग का मैकेनिज्म लाया है। ट्रांसपेरेंट बिडिंग मैकेनिज्म आने से विश्व की सारी कंपनियां हैं वो भारत के लिए, उनको लगा कि यहाँ का मैकेनिज्म एकदम ट्रांसपेरेंट है। हम लोगों ने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन के थ्रू है एक पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म डेवलप किया है, ताकि उनको ये रहे कि जो पावर वो जनरेट कर रहे हैं वो एश्योर्ड पावर है, वो उनको पावर का पेमेंट एश्योर्ड मिले। हमने उसी के आगे बढ़ते हुए लेट पेमेंट सरचार्ज के रूल्स लाए हैं। अभी हमारा लक्ष्य, अभी जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया कि हम लोगों ने 200 गीगावाट का नॉन फॉसिल पावर इंस्टॉल कर दिया है, और हमारा लक्ष्य है वो 500 है। और उसी की दिशा में हम लोगों ने 50 गीगावाट की बिडिंग है वो हर साल पिछले साल से शुरू कर दी थी। बिकॉज अगर हम ललित जी ये समझ सकते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के पहलू को साथ जोड़कर नीतिगत स्तर पर निर्णय लेते हुए, सही निर्णय लेते हुए इसे गति दी जा रही है। हमारी संवाददाता मेघना भी इस वक्त सीधे गुजरात से हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे, तो उनसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी कैसे हमारे साथ जुड़ रहा है उसको भी जानेंगे। लेकिन ललित जी, उससे पहले एक सवाल आपसे लेना चाहूंगी कि ये जो जन आंदोलन बनाने की बात आज प्रधानमंत्री ने की है कि हम इसको जन आंदोलन ही बना रहे हैं भारत में। पीएम हर घर मुफ्त बिजली योजना ये एक योजना है जो बहुत क्रांति ला सकती है। लोगों को कैसे मोबिलाइज किया जाए, जन आंदोलन की दिशा में कैसे आगे बढ़ा जाए, इसको लेकर क्या एक व्यापक सोच है जो सरकार की ओर से सामने आ रही है? हाँ, देखिए, ये जो पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना है, उसके तहत हम लोगों का प्लान है 1 करोड़ हाउस होल्ड को सोलराइज करना, और उसी के संदर्भ में इतना सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना है, उसके लिए ट्रेनिंग करना है। उसके अलावा हमारी जो पीएम कुसुम योजना है, जिसके अंतर्गत है हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में पंप्स लगा रहे हैं और उनको एग्रीकल्चर सेक्टर को सोलराइज कर रहे हैं। तो पर्पज ये है कि इंडिया एक बहुत ही सोलर ब्लेस्ड कंट्री है, वहां पे हमारा सोलर इंसोलेशन बहुत अच्छा है। तो उसका फायदा लेते हुए हम लोग चाहते हैं कि गांव गांव गली गली में सोलर हो, और उसके लिए ही पीएम सूर्यघर, पीएम कुसुम, वल्नरेबल सेक्शंस के लिए जो पीवीटीजी स्कीम्स है, इन सब के थ्रू है हम लोग है सोलराइजेशन के ऊपर जोर दे रहे हैं, ताकि सब जगह बिजली पहुंच पाए। और जैसा कि आज एक और बड़ी घोषणा पीएम के द्वारा की गई कि अयोध्या के लिए काम पूरा हो गया है,
सौर शहर बन जाएगा शहर अयोध्या, शहर बन। लेकिन इसको लेकर जाहिर है कि बहुत सारे अन्य शहर भी होंगे जो कतार में लगे होंगे, जिनको ये उम्मीद होगी कि हम भी सौर शहर बन सके, ताकि एक आम जन, जो शहरी जन है, उनको भी महंगी बिजली की जो दरें हैं उनसे उनको छुटकारा मिल सके। इस दिशा में भी कोई व्यापक सोच? देखिए, ये वही शुरुआत है कि अभी हम उसको बना रहे हैं। उसके अलावा हम अलग अलग राज्यों में सोलर सिटीज का भी प्रोग्राम चल रहा है। उसके अलावा सोलर विलेज का भी है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में काम चल रहा है। तो अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग काम कर रहे हैं और उनके एक्सपीरियंस को लेते हुए फिर हम चाहेंगे कि हम लोग है इसको और व्यापक स्तर पे आगे बढ़ाएं, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है। ललित जी, एक बड़ी बात की व्यवस्था वही है, प्रशासन वही है, सरकारें वही हैं, लेकिन उस सबके बावजूद हमने पिछले 10 साल में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में जो लक्ष्य हासिल किए हैं वो उदाहरण प्रस्तुत करते नजर आते हैं। ऐसी कौन सी चुनौती, अभी बात करते हुए लगता है कि सब बहुत बढ़िया है, लेकिन ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं जिनसे पार पाने का प्रयास भी किया जा रहा है, जिसके बाद हम इसको और रफ्तार दे पाएंगे? देखिए, उसी दिशा में हमने ये आरई इन्वेस्ट किया है। बिकॉज हमको अगर 500 गीगावाट अचीव करना है तो उसके लिए हमको 30 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है, और वो फंड है, उसी के लिए हमने ये आरई इन्वेस्ट किया है, जहां पर कि हमारी इंडस्ट्रीज है और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, बैंक्स है, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो बाहर के हो, वो सब आए, आपस में मिले और एक दूसरे का देखे। यहीं पे है, सरकारें आई है, राज्य सरकार आए हुए हैं, बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स आए हुए हैं, सबने अपने अपने शपथ पत्र दे रहे हैं कि हम कैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करेंगे। ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा चीज है कि जहां स्टेट गवर्नमेंट शपथ पत्र दे रही है, जहां पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक शपथ पत्र दे रहे हैं, इंडस्ट्री शपथ पत्र दे रही है। लेकिन ललित जी, हम ये भी देखते आ रहे हैं कि री इन्वेस्ट तो पहले भी इनका आयोजन किया जा चुका है। पहले जो संस्करण का आयोजन हुआ उससे ऐसे कौन से सबक लिए गए हैं, या किस रफ्तार में तब हुए जितने भी समझौते हुए, जितने भी B2B एग्रीमेंट्स हुए या B2G एग्रीमेंट्स हुए, कहां तक वो भी आगे जमीन पर साकार हो पाए हैं? क्या वो एक उत्साहवर्धन तस्वीर प्रस्तुत करते हैं? देखिए, हमारा जो पुराना एक्सपीरियंस है, 2015 में पहला हुआ था, फिर 2018 में दूसरा हुआ जी, फिर 2020 में हमने वर्चुअल किया था, कोविड टाइम था, और ये हम 2024 में चौथा कर रहे हैं। इसमें उत्साह बहुत ज्यादा है। पुराने में हमारे पास बहुत सारी कंपनीज आई थी, इस साल और ज्यादा आई है। इस बार हमारे पास 4 कंट्रीज है। जर्मन मिनिस्टर अलॉन्ग विद देयर कंटिजेंट आए हैं, द डैनिश मिनिस्टर विद देयर कंटिजेंट आए हुए हैं, बाकी और कंट्रीज से बहुत सारे लोग आए हैं, इन्वेस्टर्स आए हैं, कंपनीज आई है, और हमारे यहाँ से भी बहुत सारे स्टेट है, वो एज अ पार्टनर स्टेट आए हैं। उसके अलावा बाकी स्टेट से मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स आए हुए हैं। तो ये एक ऐसा फोरम है जहां पे इंडस्ट्रीज, फाइनेंस एंड गवर्नमेंट, वो तीनों बैठ के मिल रही है और अपने इश्यूज को डिस्कस कर रही है, और जब ये होगा तो समाधान जरूर निकलेगा। चलिए, बहुत सकारात्मक सोच के साथ उम्मीद करते हैं कि जो लक्ष्य लेकर हमने इसका आयोजन किया है वो हम जरूर हासिल कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया ललित बोहरा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के अहमदाबाद में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऊर्जा, सड़क और आवास और अन्य क्षेत्रों से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन करेंगे और खंड 1 मेट्रो स्टेशन से गिफ्ट सिटी मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो की सवारी भी करेंगे। विकास परियोजनाओं के तहत प्रधानमंत्री समाख्याली, गांधीधाम और गांधीधाम आदिपुर रेलवे लाइनों को चौगुना करने, एएमसी अहमदाबाद में प्रतिष्ठित सड़कों का विकास और बकरौल, हाथीजन, रामोल और पंजरपोल जंक्शन पर पुलों का निर्माण सहित कई प्रमुख परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री 30 मेगावाट की सौर प्रणाली का भी उद्घाटन करेंगे और वित्तीय सेवाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए डिजाइन किए गए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के सिंगल विंडो आईटी सिस्टम का भी शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 30,000 से अधिक घरों को मंजूरी देंगे और इन घरों के लिए पहली किश्त भी जारी की जाएगी। साथ ही PMAY योजना के तहत घरों के निर्माण का शुभारंभ किया जाएगा। इसके अलावा वे भुज से अहमदाबाद तक भारत की पहली वंदे मेट्रो और नागपुर से सिकंदराबाद, कोल्हापुर से पुणे, आगरा कैंट से बनारस, दुर्ग से विशाखापत्तनम, पुणे से हुबली सहित कई वंदे भारत ट्रेनों एवं वाराणसी से दिल्ली तक पहली 20 कोच वाली
वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। तो मिलेगी आज इस राज्य को कई सौगात। फिलहाल यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। आप देखते रहे मिड डे प्राइम। बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद खबर पश्चिम बंगाल से, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जूनियर डॉक्टर्स के लिए आज शाम 5 बजे उन्हें बैठक के लिए बुलाया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या के मामले में डॉक्टरों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। अब तक सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी जूनियर डॉक्टर्स काम पर नहीं लौटे हैं और इसे लेकर बंगाल की मुख्यमंत्री की ओर से उन्हें बुलाया गया है। इससे पहले ममता बनर्जी हड़ताली डॉक्टरों से मिलने धरना स्थल पर भी पहुंची थी, जहां आश्वासन के बाद भी उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई थी। वहीं इस बीच दिल्ली में प्रेस क्लब में भी जूनियर डॉक्टर्स आज दोपहर एक प्रेस वार्ता करेंगे। तो आज शाम 5 बजे का समय निर्धारित हुआ है, जब मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इन विरोध कर रहे जूनियर डॉक्टर्स से मुलाकात करेंगी, बैठक करेंगी। देखना होगा कि ये बैठक होती है कि नहीं, क्योंकि पिछली बार जब बैठक बुलाई गई थी तब डॉक्टर्स तमाम शर्तों के बावजूद जब पहुंचे थे तो उसके बाद उन्हें कहा गया बहुत देर हो गई, अब बैठक हो नहीं सकती, और इस तरह से बैठक नहीं हो पाई थी। तो आज शाम 5 बजे पश्चिम बंगाल की CM ने डॉक्टरों को बातचीत के लिए बुलाया है और राज्य के चीफ सेक्रेटरी ने डॉक्टरों को पत्र भेजा है कि मुख्यमंत्री आवास में ये बैठक होगी। और आरजीकर मेडिकल कॉलेज बलात्कार और हत्या मामले में ताला पुलिस स्टेशन प्रभारी अभिजीत मंडल को कोलकाता में CBI कार्यालय से मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया है। अभिजीत मंडल पर यह आरोप है कि उन्हें 9 अगस्त को सुबह 10:03 पर आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल से घटना की जानकारी मिल गई थी। इसके बावजूद वो घटनास्थल पर तुरंत नहीं पहुंचे। वो ताला पुलिस स्टेशन के प्रभारी होने के बावजूद घटनास्थल पर देरी से पहुंचे। इससे मंडल की जनरल डायरी के पंजीकरण में भी गलत जानकारी दर्ज होने की बात कही जा रही है। तो कई आरोप है मंडल पर, जिसके लिए उन्हें CBI ने अब इस वक्त मेडिकल जांच के लिए पुलिस CBI ले जा रही है। और कर्नाटक का रुख कर लेते हैं। और कर्नाटक में गणेश जुलूस पर जो पथराव हुआ उसकी जांच पड़ताल करने के लिए भाजपा नेता डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण के नेतृत्व में भाजपा की फैक्ट फाइंडिंग टीम मांड्या जिले के नागमंगला पहुंची। इस अवसर पर भाजपा नेता डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार कानून और व्यवस्था बनाए रखने में विफल रही है। वे समाज को सांप्रदायिक आधार पर बांटना चाहती है। उन्होंने कहा कि हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि निर्दोष लोग प्रभावित ना हो और असली दोषियों पर मुकदमा चलाया जाए। उन्होंने बताया कि भाजपा की फैक्ट फाइंडिंग टीम समाज के हर वर्ग से बात करेगी। Congress government has failed to maintain the law and order. It is always in a appeasement politics. They are not having clarity. They are very divisive. They want to divide the society and communal lines on vote bank politics. This kind of incidents have been happening time and again. So it's been going on. So we want to ensure the innocent people are not affected. The innocent people who have lost the properties should be compensated, and the real culprit, who are the real culprit, they should be booked. और मिड डे प्राइम में आइए बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों पर सबकी नजर लगी है, क्योंकि 10 साल के बाद यहां विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। सभी दलों ने जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। जम्मू कश्मीर में पहले चरण में 24 सीटों पर मतदान होना है, जिसके लिए चुनाव प्रचार के लिए आज शाम तक का ही समय है। आज शाम यहां प्रचार थम जाएगा।
जम्मू कश्मीर में पहले चरण में 18 सितंबर को और दूसरे चरण में 25 सितंबर को और तीसरे चरण के लिए 1 अक्टूबर को 40 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। तो वहीं मतगणना 8 अक्टूबर को की जाएगी और इसको लेकर जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार भी जोरों पर है। सभी दलों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। और आज गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह भी जम्मू कश्मीर में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री आज पद्दार नागसैनी विधानसभा क्षेत्र में जनसभा करेंगे और इसके साथ साथ गृह मंत्री किश्तवाड़ विधानसभा क्षेत्र और रामबन विधानसभा क्षेत्र में भी जनसभाओं को संबोधित करें। तो गृह मंत्री का आज जम्मू कश्मीर में प्रचार का कार्यक्रम, जिसमें वो 3 जनसभाएं करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की क्या सोच है प्रदेश को लेकर, विकास की क्या दूरगामी सोच है, उसको भी सबके साथ साझा करेंगे। साथ ही जो काम किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा अब तक, उसको भी सबके सामने रखेंगे। और इस वक्त हमारे संवाददाता ऋषि कुमार सीधे श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषि, आज शाम पहले चरण की बात करें तो पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार थम जाएगा। ऐसे में अब तक के प्रचार की एक पूरी तस्वीर अगर आपसे समझना चाहें, क्योंकि 10 साल के बाद चुनाव हो रहा है, इस बार के प्रचार की क्या विशेषता रही? देखिए ममता, जहाँ तक इस बार के प्रचार की विशेषताओं की बात करें तो निश्चित तौर से इस बार का प्रचार जो हमने 10 साल पहले चुनाव कवर किया था और आज में जो अंतर दिखाई दे रहा है, एक तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जब 2014 का चुनाव हुआ था, उनके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि उससे पहले उनकी जम्मू कश्मीर में वो स्थिति नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से 2014 में उन्होंने जीत दर्ज की और उसके बाद पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, तो इसके बाद जो बीजेपी की तरफ से खासतौर से जो रणनीति है, उन्हें लग रहा है कि वो अपने दम पर सरकार बनाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, उसकी एक मानगी चुनाव प्रचार के दौरान देखी गई। तमाम छोटे दलों की भी भूमिका देखने को मिली, चाहे वो जमात की तरफ से हो या फिर निर्दलीय के तौर पर। अभी खासतौर से हमने देखा कि इंजीनियर रशीद को, जो कि एक निर्दलीय सांसद के तौर पर भी रहे बारामूला से, तो उन्होंने अपने रैलियां जैसे ही उनको जमानत मिली, उन्होंने तमाम फर्स्ट फेज के इलाकों में भी अपना कैंपेन शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि पीडीपी और एनसी शुरुआत में कोशिश कर रहे थे कि वो एक दूसरे के साथ जुगलबंदी करें और मिलकर कुछ समीकरण बनाएं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि जो अलायंस है कांग्रेस और एनसी का, और जिसमें वामपंथी पार्टी की एक सीट भी है सीपीएम की, उन लोगों ने पीडीपी के साथ कोई तालमेल नहीं रखा। तो अब जो अंत में आते आते अगर हम देखें तो एक दूसरे के आमने सामने होते हुए दिखाई दिए और आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर करते हुए दिखाई दिए एनसी और पीडीपी। तो कुल मिलाकर जहां बीजेपी की तरफ से रणनीति शुरू से ही स्पष्ट रही और उन्होंने अपने जो खेमे हैं उनको मजबूत किया, अपने जो नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं। अब बात करें अगर हम इसकी कि जो 16 सीटें हैं, खासतौर से पहले चरण के जो चुनाव है जो कश्मीर घाटी में, और चूंकि बाकी की सीटें जम्मू की हैं 24 में से, तो उन 16 में से 8 सीटों पर बीजेपी ने एक विशेष रणनीति के तहत अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा। उन्होंने सभी सीटों पर नहीं उतारा, बाकी जगहों पर जो निर्दलीय हैं उनके साथ कुछ न कुछ तालमेल जरूर रहा होगा, लेकिन उसकी खुलकर उन्होंने उसको प्रचारित नहीं किया, अपने ही उम्मीदवारों पर फोकस किया है। अब जो स्थिति बनती है इस पहले चरण के बाद, जो पोलिंग होगी, जो मतदान होगा, वो उससे एक रूपरेखा अंदर ही अंदर बनती हुई नजर आ जाएगी, क्योंकि नेताओं को ये आभास हो जाता है कि वोट किधर जा रहा है और लोग भी समझते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो पहला चरण है, इसमें जो रणनीति है, खासतौर से हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी यहाँ पर जम्मू इलाके में रैली की, राहुल गांधी भी आए और जो तमाम कांग्रेस के नेता हैं वो भी अपनी कैंपेन करते हुए दिखाई दिए, और खासतौर से बीजेपी की तरफ से अमित शाह, जो ऋषि, ये बात तो स्पष्ट है कि प्रचार जोर शोर से हो रहा है, सभी दल प्रचार में जुटे हैं, लेकिन इस बार क्या मुद्दों को लेकर भी कोई विडंबना की स्थिति सामने आती नजर आ रही है? क्योंकि इस बार जो चुनाव हो रहे हैं, 10 साल पहले परिदृश्य ही बिल्कुल अलग था, जम्मू कश्मीर की तस्वीर ही बिल्कुल अलग थी। क्या कहीं ये भी महसूस किया जा रहा है जमीन पर कि जो पार्टियां 10 साल पहले के कश्मीर को ध्यान में रखते हुए या 370 हटने से पहले के कश्मीर को ध्यान में रखते हुए चुनावी वायदे कर रहे हैं, अपना एजेंडा सामने ला रहे हैं, कहीं ना कहीं बदलते वक्त के साथ कदमताल करते नजर नहीं आ रहे? क्या कहीं जमीन पर यह सोच है? देखिए जहां तक मुद्दों की बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद ये चुनाव यहाँ पर हो रहे हैं।
तो इसमें जो एनसी है वो खुलकर इसकी खिलाफत करते हुए नजर आई। तो वहीं कांग्रेस ढुलमुल नीति के साथ आगे बढ़ी और उसने कहा कि हम स्टेट के दर्जे की बात करते हैं। वहीं बीजेपी का भी स्पष्ट यहाँ पर जो कैंपेन रहा है उन्होंने कहा है कि 370 अब एक पुरानी वानगी हो चुकी है, अब इसका कोई महत्व नहीं है। इसी तरीके से तमाम जो छोटे छोटे दल हैं, हमने देखा कि 370 के खिलाफ ही नजर आए। उन्होंने कहा कि अभी खत्म हो चुका है और इसके नाम पर, इमोशनल इश्यूज के नाम पर चुनाव लड़ना अब कोई अकलमंदी का काम नहीं है। मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा जाए, डेवलपमेंट के आधार पर चुनाव लड़ा जाए, ये छोटे छोटे दलों ने भी कहा है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो कश्मीर के जो मुद्दे, खासतौर से जो इमोशनल इश्यूज पर चुनाव लड़े जाते थे, वो इमोशनल, उससे रियल ग्राउंड के इश्यूज हैं, डेवलपमेंट है, कितना काम हुआ है, उसके आधार पर चुनाव लड़ा जा रहा है। तो मुद्दे इस बार बहुत खास है और इस तरीके का चुनाव मुझे लगता है पहली बार ही है जम्मू कश्मीर में जब खास तौर से जो कैंडिडेट की छवि है और जो काम हुआ है उसके आधार पर चुनाव लड़ा जाए। बिल्कुल। तो और आज के युवा की भी अपनी आकांक्षाएं हैं, तो ऐसे में जनता भावनात्मक मुद्दों का साथ देती है या व्यवहारिक विकास का ही देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि, हमारे साथ जम्मू कश्मीर से जुड़ने के लिए, तमाम अपने विचार साझा करने के लिए। और अब बात हरियाणा की कर लेते हैं। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन वापसी का आज आखिरी दिन है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों का दावा है कि उन्होंने अपने असंतुष्ट नेताओं को मना लिया है। आज दोपहर तक कई उम्मीदवार अपने नामांकन वापस ले सकते हैं। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में मतदान होना है और चुनाव के लिए अधिसूचना 5 सितंबर को जारी हुई थी, जिसके बाद नामांकन की अगली तारीख 12 सितंबर रही। हरियाणा में इस बार 5 बड़े राजनीतिक दल चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस और बीजेपी के अलावा जेजेपी, INLD और आम आदमी पार्टी भी इस चुनावी मैदान में है। हरियाणा में एक ही चरण में चुनाव होना है और सभी दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 5 अक्टूबर को विधानसभा की 90 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे और 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की घोषणा के बाद दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी से निजात पाना चाहती है। ऐसे में केजरीवाल को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। दिल्ली की जनता तो इस आम आदमी पार्टी की सरकार से निजात पाना चाहती है। आपके खाली इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, आपको तुरंत मंत्रिमंडल भंग करना चाहिए और तुरंत चुनाव की मांग करनी चाहिए। ये जितनी ढकोसलेबाजी ईमानदारी की करते हैं वो सारे धागे हमने खोल के रखे हैं अभी, कि दिल्ली का कोई विभाग ऐसा नहीं है जहां भ्रष्टाचार की गाथा अरविंद केजरीवाल के नाम ना लिखी जा रही हो। अरविंद केजरीवाल, एक बात बता दें कि शराब घोटाला अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया, जेल इनको न्यायालय ने भेजा, जमानत इनको न्यायालय ने दिए, तो उसमें सरकार कहाँ से आ गई? आपने कर्म किया, आप चोरी की, आप उसकी सजा भुगतेंगे। और भाजपा नेता बांसुरी स्वराज ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि सभी अदालतों ने आबकारी नीति में केजरीवाल की संलग्नता पाई है। साथ ही उन्होंने केजरीवाल के इस्तीफे को राजनीतिक ढोंग करार दिया। इन सब कचहरियों ने अपने अलग अलग डिसीजंस में ये पाया है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले में किंग पिन हैं। उनकी इस स्कैम में संलिप्तता देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उन्हें इस योग्य नहीं समझा कि वो सीएम कार्यालय जाए, ना उन्हें इस योग्य समझा कि सीएम पद का निर्वाह करते हुए किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर कर सकें। आज माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी इस बेल कंडीशन की विवशता पर नैतिकता का आवरण डालने का प्रयास करा है। अगर उनको इस्तीफा देना ही था तो उनको 48 घंटे की आवश्यकता क्यों है? क्या उनके राजनीतिक दल में किसी प्रकार का सत्ता के मुंह को लेकर दंगल चल रहा है क्या? आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन दिल्ली की हालत जर्जर हो रही है क्योंकि केजरीवाल सरकार ने कोई काम नहीं करा है, केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार करा है। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस्तीफे की घोषणा को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को सीएम बनाकर दिल्ली में कठपुतली सरकार बनाने के लिए समय ले रहे हैं, जो कि उनके इशारे पर सरकार चलाए। मजबूरी को उपलब्धि बनाना है, ये कोई सीखना है तो अरविंद केजरीवाल से सीखिए। मतलब कि जब आप अंदर गए जेल के तो आप चीफ मिनिस्टर थे,
जब आपको कंडीशनल बेल मिली तो इस प्रकार की सख्त कंडीशंस लगी कि आप सीएम नहीं बल्कि सीएम मतलब सेरेमोनियल मिनिस्टर बन गए। कोई भी और व्यक्ति होता, 2011-12 वाले अरविंद केजरीवाल ही होते, तो वो तो जेल जाने से पहले इस्तीफा देते, जेल जाने पर इस्तीफा देते। तब तो लालू जी, मुलायम जी, सोनिया जी, अखिलेश जी, राहुल जी के इस्तीफे मांगते थे केवल आरोप लगने पर। यहाँ पर बेल मिली है सख्त कंडीशंस के साथ, अपराध मुक्त या दोष मुक्त नहीं हुए हो कि ये 2 दिन की मोहलत क्यों ली जा रही है? ये इसलिए ली जा रही है कि सुनीता केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाना है। अब हो सकता है कि इस बयान के बाद वो ना बनाए। अरविंद केजरीवाल एक मनमोहन सिंह वाली व्यवस्था यहाँ पर खड़ी करने वाले हैं। तो केजरीवाल के इस्तीफे की घोषणा के बाद भाजपा आम आदमी पार्टी पर है हमलावर। और अब दिव्यांगजन से जुड़ी खबर। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मूक बधिर और दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए सिनेमाघरों में फीचर फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन में पहुंच मानकों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सिनेमा देखने को समावेशी बनाने और सिनेमाघरों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पहुंच को बढ़ावा देने के लिए ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ये दिशा निर्देश उन फीचर फिल्मों पर लागू होंगे जिन्हें व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए सिनेमा हॉल या मूवी थिएटर्स में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया गया है। सभी फीचर फिल्में जिन्हें 1 से अधिक भाषाओं में प्रमाणित किया जा रहा है, उन्हें श्रवण बाधित और दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए कम से कम एक सुलभता सुविधा, क्लोज कैप्शनिंग, ओपन कैप्शनिंग और ऑडियो विवरण प्रदान करना आवश्यक होगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इन दिशा निर्देशों के कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि 15 सितंबर 2024 निर्धारित की थी। सीबीएफसी ने घोषणा की है कि ई सिने प्रमाण में एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स मॉड्यूल को निर्धारित समय सीमा के अनुसार सफलतापूर्वक लागू कर दिया गया है। आवेदक अब दिशा निर्देशों में निर्दिष्ट श्रवण और दृष्टिबाधित लोगों के लिए आवश्यक एक्सेसिबिलिटी सुविधाओं के साथ अपनी फिल्मों के लिए आवेदन कर सकते हैं। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत के मामले में मजिस्ट्रियल जांच की रिपोर्ट आ गई है, जिसमें माफिया डॉन की मौत हार्ट अटैक से होना पाया गया है। रिपोर्ट में जहर की पुष्टि नहीं हुई है। जांच रिपोर्ट शासन को भेजी जा चुकी है। इसके पहले पोस्टमार्टम और बिस्तरा जांच रिपोर्ट में भी जहर की पुष्टि नहीं हुई थी। वहीं अब स्पष्ट हो गया है कि मुख्तार अंसारी की मौत की वजह हार्ट अटैक है। ये जांच बांदा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बांदा के अपर जिलाधिकारी ने की। इससे पहले मुख्तार के परिजनों ने जेल में जहर देने का आरोप लगाकर जांच करने की मांग की थी। वहीं प्रशासन की तरफ से कई बार नोटिस भेजने पर भी मुख्तार अंसारी के परिजनों ने कोई जवाब नहीं दिया। आपको बता दें कि करीब 10 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश शासन को रिपोर्ट सौंप दी गई है। दरअसल बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की इसी वर्ष 28 मार्च को मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक बार फिर भेड़िए ने हमला किया है। इस हमले में 13 साल का अरमान अली घायल हो गया। अरमान अली की गर्दन और चेहरे पर चोट के निशान हैं। घायल बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरा मामला महसी इलाके के पिपरी मोहन गांव का है। घायल के परिजन भी इस हमले से खौफ में हैं। उन्होंने कहा कि आदमखोर भेड़िए की वजह से जीना मुहाल हो गया है। बहराइच में 5वें भेड़िए के पकड़े जाने के बाद अकेला बचा छठा भेड़िया लगातार महिलाओं और बच्चों पर हमले कर रहा है, जिससे गांव वाले भी डर के साए में जीने पर मजबूर हैं। रात में मेरे भाई के साथ हुआ कि दूसरे छत पे आ से भेड़िया ने हमला कर दिया। जो मेरी भाभी थी, पौड़ी थी, उनने देखा तो उसने फिर तौलिया से या फिर कपड़ा से उसको हुस्काया, लेकिन नहीं भागा। फिर लाठी डंडा उठाया तभी भागा उसने। तो दूसरे के छत पे जाके फिर उतर गया, वो चला गया, गायब हो गया। फिर हम ऊपर पहुंचे तो देखे खून निकल रहा था, ज़्यादा नाखून वाखून लग गए थे उसके। फिर वहाँ से मासी अस्पताल में आया, वहाँ से रेफर किया, फिर बहराइच में आया। 3 बजे वहाँ से जब एम्बुलेंस का फ़ोन किया तो कैसे भी ना आ पाएंगे, रात है, 3 बजे आएंगे। तब वो 3 बजे पहुँचा। जब 3 बजे पहुँचा तब इसको लाद कर हम लेकर चल दिए। तब महसी में लेके गए तो वो कहें बहरे ले जाओ रेफर कर दी। तब बहरे लेकर आए। इसकी रात में नट्टी पकड़ लिया, ये चिल्लाए नहीं पाया। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजी ऑन्कोलॉजी विभाग ने अपना पहला सफल
बाल चिकित्सा बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। ये प्रोसीजर एक 9 साल के बच्चे में किया गया। बच्चा रिलैप्स्ड हॉजकिन लिम्फोमा बीमारी से पीड़ित था। बच्चे के संबंध में इस तरह का ये पहला ट्रांसप्लांट है। इस ट्रांसप्लांट से जहां कैंसर से जूझ रहे बच्चों को नया जीवन मिला है, तो वहीं बच्चे का इलाज मुफ्त में किया गया है। इस ट्रांसप्लांट टीम का नेतृत्व डॉक्टर प्रशांत प्रभाकर ने किया। 2 अगस्त को कंडीशनिंग कीमोथेरेपी के बाद ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट किया गया। फिलहाल मरीज को अगले 2 महीनों तक निगरानी में रखा जाएगा। आपको बता दें कि अस्पताल में 2021 में एक डेडिकेटेड बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट की स्थापना की गई थी। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर वंदना तलवार ने बताया कि इस सफल ट्रांसप्लांट से उन कई बच्चों के लिए नई राह खुलेंगी जिन्हें बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत है और वो इसे कहीं और कराने में असमर्थ हैं। और अब बात मौसम की। देश भर के कई राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी है। पश्चिम बंगाल पर बने गहरे दबाव के कारण मौसम विभाग ने झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में तेज बारिश का अनुमान जताया है। वहीं बिहार में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। अगले 7 दिनों में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। 17 और 18 सितंबर को पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में तेज वर्षा होने की संभावना है। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय में 18 और 19 सितंबर को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। यूपी में तेज बारिश के कारण कई नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां भारी बारिश के कारण लगभग 20 जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। पहाड़ों पर और मैदानी क्षेत्रों में हुई बारिश का असर अब नदियों पर दिखने लगा है। गंगा, जमुना, शारदा, घाघरा समेत कई नदियां उफान पर हैं। राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार लखीमपुर खीरी, फर्रुखाबाद, गोंडा, जालौन, सीतापुर, बहराइच, बाराबंकी, रामपुर, बदायूं, वाराणसी, प्रयागराज, बलिया, बस्ती, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, बांदा, हमीरपुर, पीलीभीत, अयोध्या और देवरिया में बाढ़ का असर दिख रहा है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत टीमें लगाई गई हैं। बारिश के कारण मेरठ में एक बिल्डिंग गिरने से 10 लोगों की जान चली गई। गोंडा में नदी में डूबने से एक महिला की मृत्यु हो गई। प्रशासन ने बाढ़ पीड़ितों के लिए शेल्टर होम बनाए हैं। उनके लिए चिकित्सा समेत भोजन की व्यवस्था की जा रही है। कई स्थानों पर नाव से लोगों को ऊंचे स्थानों पर लाया जा रहा है। कई शहरों में भी पानी भर रहा है, जिससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आज देश भर में मिलाद-उन-नबी का त्योहार मनाया जा रहा है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा कि मिलाद-उन-नबी के अवसर पर शुभकामनाएं, सद्भाव और एकजुटता सदैव बनी रहे, चारों ओर खुशी और समृद्धि हो। और खबर अर्थ जगत से, जीएसटी परिषद ने विभिन्न स्वास्थ्य और जीवन बीमा उत्पादों के प्रीमियम पर जीएसटी दर का सुझाव देने और 30 अक्टूबर तक अपनी रिपोर्ट देने के लिए 13 सदस्यीय मंत्री समूह का गठन किया। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मंत्री समूह के संयोजक हैं। इस समूह के सदस्यों में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, मेघालय, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना के प्रतिनिधि शामिल हैं। 9 सितंबर को हुई जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक में जीवन और चिकित्सा बीमा पर जीएसटी के मौजूदा कर ढांचे की जांच और समीक्षा के लिए एक मंत्री समूह गठित करने का फैसला किया गया। बीमा प्रीमियम पर कराधान के बारे में परिषद द्वारा अंतिम फैसला नवंबर में होने वाली अगली बैठक में मंत्री समूह की रिपोर्ट के आधार पर लिए जाने की संभावना है। पश्चिम बंगाल सहित कुछ विपक्ष शासित राज्यों ने स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी से पूरी तरह छूट की मांग की थी, जबकि कुछ अन्य राज्य कर को घटाकर 5% करने के पक्ष में थे। भारत में 90% वित्तीय संस्थान नवोन्मेषण के लिए एआई और जेन एआई पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। पीडब्ल्यूसी इंडिया की रिपोर्ट
भारत में फिनटेक नवाचार परिदृश्य का मानचित्रण के मुताबिक करीब 74% लोगों में डेटा एनालिटिक्स भी प्रमुखता से उभर रहा है। ये बताता है कि वित्तीय सेवा क्षेत्र के भीतर अंतर्दृष्टि और निर्णय लेने में इसकी अभिन्न भूमिका है। इसमें कहा गया है कि सर्वेक्षण में बैंकों, बीमा कंपनियों और फिनटेक कंपनियों सहित 31 वित्तीय संस्थानों ने भाग लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक एआई और जेन एआई भारतीय वित्तीय संस्थानों के लिए नवोन्मेषण के लिए मुख्य क्षेत्र के तौर पर उभरे हैं। इसमें 90% लोगों ने इन्हें नवोन्मेषण के लिए प्रमुख प्रौद्योगिकी बताया और इसके अलावा 84% लोगों का कहना है कि ग्राहक अनुभव और जुड़ाव, अधिग्रहण, ऑनबोर्डिंग और सर्विसिंग नवाचार पहल के लिए प्रमुख क्षेत्र था। इसके अलावा 50% से अधिक प्रतिभागियों ने उत्पाद वितरण को नवोन्मेषण में प्रमुख क्षेत्र के रूप में उजागर किया है। अब एक नजर डाल लेते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। केंद्र ने वित्त वर्ष 2025 के लिए आवंटित कुल 1.5 लाख करोड़ रुपए में से अब तक राज्यों को पूंजीगत खर्च के लिए ऋण के रूप में 46,000 करोड़ रुपए मंजूर कर लिए हैं, जिसमें से 25,000 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। इस हफ्ते 14 आईपीओ की लिस्टिंग होगी। वहीं निवेश के लिए भी 5 नए आईपीओ बाजार में आ रहे हैं। आज बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ लिस्ट होगा। कंपनी के आईपीओ को निवेशकों से काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ अपने आखिरी दिन यानी 11 सितंबर को 67 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ। इस हफ्ते ओपन होने वाले आईपीओ में कई एमएसएमई सेक्टर से जुड़े हैं। भारतीय फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी लिमिटेड इस सप्ताह आईपीओ फाइल करने पर विचार कर सकती है। जानकारी के मुताबिक स्विगी आईपीओ के जरिए $100 करोड़ से ज्यादा जुटा सकती है। 2014 में स्थापित कंपनी स्विगी भारत में 1.5 लाख से ज्यादा रेस्टोरेंट्स के साथ साझेदारी कर काम करती है। बढ़ती माल ढुलाई लागत और कंटेनर्स की कमी से देश के निर्यात पर असर पड़ रहा है। शोध संस्थान GTRI के मुताबिक 2022 में कोविड महामारी के प्रभाव की वजह से माल ढुलाई की औसत लागत $4,942 थी, जबकि 24 तक ये दर $4,775 के आसपास स्थिर हो गई है, जबकि 2019 में यह लागत केवल $1,420 पर थी। JSW एनर्जी की सहायक कंपनी JSW रिन्यू एनर्जी 2 लिमिटेड ने तमिलनाडु के तूतीकोरन में 300 मेगावाट का पवन ऊर्जा संयंत्र सफलतापूर्वक चालू कर दिया है। कंपनी ने बताया कि ये भारतीय सौर ऊर्जा निगम के लिए कंपनी द्वारा शुरू किया गया पहला पवन ऊर्जा संयंत्र है। अदानी ग्रुप की 2 कंपनियां अदानी ग्रीन एनर्जी और अदानी पावर का कहना है कि वे महाराष्ट्र राज्य डिस्कॉम के साथ 6.6 गीगावाट की संयुक्त बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर करेंगी। कंपनियों ने अपनी घोषणा में कहा कि अदानी ग्रीन एनर्जी महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के साथ मिलकर लंबे समय के लिए बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर करेगी, जो 5 गीगावाट सौर ऊर्जा की सप्लाई के लिए होगा। बैटरी निर्माता कंपनी एप्सिलॉन एडवांस मटेरियल कर्नाटक में 9,000 करोड़ रुपए की लागत से 90,000 टन सालाना उत्पाद क्षमता वाला एनोड संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रही है। एप्सिलॉन समूह अपने संयंत्र में 2 चरणों में निवेश करेगा। पहले चरण में 4,000 करोड़ रुपए और दूसरे चरण में 5,000 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे। HDFC बैंक ने CSR पहल परिवर्तन के तहत 2025 तक 60,000 रुपए सालाना से कम आय वाली 5 लाख सीमांत किसानों की आमदनी बढ़ाने का लक्ष्य तय किया है। ये पहल 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में सक्रिय है। और खबर खेल जगत से, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में भारत का सामना आज कोरिया से होगा। शनिवार को अपने आखिरी लीग मैच में भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हरा दिया था और इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ग्रुप स्टेज में अविजित रही। पेरिस ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता भारतीय पुरुष हॉकी टीम का शानदार प्रदर्शन जारी है। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 में भारतीय टीम अविजित रहते हुए टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची है, जहां सोमवार को भारत का सामना कोरिया से होगा। शानदार फॉर्म में चल रही भारतीय टीम को इस मैच में जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। भारत ने टूर्नामेंट में 5 लीग मैच जीतने में कामयाबी पाई। हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली टीम ने अपने अभियान की शुरुआत मेजबान चीन पर 3-0 से जीत के साथ की। इसके बाद उसने जापान को 5-1 से और मलेशिया को 8-1 से मात दी। भारतीय टीम ने कोरिया को 3-1 से हराने के बाद चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान पर 2-1 से जीत हासिल की। भारतीय खिलाड़ियों ने हर विभाग में बेहतरीन खेल दिखाया है, फिर चाहे फॉरवर्ड लाइन हो, मिडफील्ड हो या फिर डिफेंस। इसके अलावा लीग फेज में भारत के स्ट्राइकर्स का शानदार प्रदर्शन अद्भुत रहा। कोरिया की बात करें तो टीम के पास टूर्नामेंट में 7 गोल कर चुके शीर्ष स्कोरर जिहुन यांग के रूप में मजबूत ड्रैग फ्लिकर हैं।
ऐसे में भारतीय टीम को ज्यादा पेनल्टी कॉर्नर नहीं गंवाने के लिए मजबूत रणनीति अपनानी होगी। दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान और चीन आमने सामने होंगे। प्रतियोगिता का फाइनल मंगलवार को खेला जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। मैं आज बस इतना ही। नमस्कार।